खोटा प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल में राउर मन का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे मातृभाषा के ऊपर। आपको याद होगा कि विगत दिनों पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, सेमिनार आयोजित किए गए। तो आज हम उसी संदर्भ में झारखंड की जो भाषाएं हैं, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं, उस पर केंद्रित एक विमर्श हम श्री दिनेश कुमार दिनमणि जी से हम एक विमर्श करेंगे। भाषा के विभिन्न पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में हमारी जो भाषाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, कहाँ तक हम अपनी भाषाओं को संरक्षण या संवर्धित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी इस ओर किस तरह से काम करेगी, इस पे हम थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। श्री दिनेश कुमार दिनमणि जी जो हिंदी के साथ साथ खोटा के भी विद्वान हैं, काफ़ी काम इन्होंने भाषा साहित्य के क्षेत्र में किया है और अभी कई बेहतरीन कार्य करने बाकी हैं। तो हम मुखातिब होते हैं श्री दिनेश कुमार दिनमणि जी से। जोहार। जोहार। आपका खोटा प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब में आपका स्वागत है। नमस्कार। जोहार। खोटा प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक के आज जे विषय में हमें बात करे के खातिर बैठा लिए, बहुत एक गंभीर विषय है झारखंड के संदर्भ में। जैसन कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो जी जे कि खुद एक झारखंडी भाषा आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर लागत, नागपुरी भाषा में इनकर बहुत काम सामने आयल है और लगातार काम करे लागल है। तो हमें हमेशा जब भी मिले है तो झारखंड के भाषा के संदर्भ में चिंतन मंथन करते रही है। वह क्रम में विचार भेल कि काहे नहीं हम जे सोचे है, जे विचार विमर्श करी है, ओकरा साझा करल जाक, आरो के बीच में छोड़ल जाक, चर्चा हवे और हो पारे ओकर से कुछ सार्थक परिणाम निकले। तो बहुत गंभीर विषय है। जैसन कि कहलथुन कि कुछ दिन पहले 21 फरवरी के मातृभाषा दिवस मनावल गए। ये परंपरा 2008 से पूरे विश्व भर में चल लागल है मातृभाषा दिवस मनावे के। मातृभाषा के संबंध में एक बात हम स्पष्ट करे चाहब कि बहुत भ्रम है, बहुत कन्फ्यूजन है आदमी। जैसा कि कई बार हम लोग को देखने को मिलता है, किसी भी फॉर्म में, कोई परीक्षा से संबंधित फॉर्म हो, कोई कंपटीशन से संबंधित फॉर्म हो, उसमें अगर मातृभाषा का कॉलम रहता है तो हमारे इधर के लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वे भी हिंदी लिख देते हैं।
जबकि मातृभाषा की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत वास्तव में वो उनकी हिंदी मातृभाषा नहीं है। नहीं है जी। मातृभाषा का साफ अर्थ है वह भाषा, बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले बोलना सीखता है माँ की गोद से और अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से, पिताजी, बहन भाई, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी और आसपास के परिवेश में जो उसका प्रारंभिक परिवेश होता है जी। उस परिवेश में जिस भाषा में वो बात करना शुरू करते हैं और उनका जो प्रारंभिक ज्ञान है जिस भाषा के माध्यम से मिलता है वही उसकी मातृभाषा होती है जी। यानी मातृभाषा को अगर देखें तो इसको लोग अलग अलग अर्थ में व्याख्यायित करते हैं। कहते हैं कि मातृभूमि हमारी भारत है तो भारत की मातृभाषा हिंदी है। भारत की एक भाषा जरूर है हिंदी, लेकिन सबकी मातृभाषा नहीं है। नहीं। इस बात को स्पष्ट तौर पर लोगों को समझ लेना चाहिए। चूँकि जो मातृभाषा की जो बात आप कर रहे हैं तो खास करके हम मातृभाषा नहीं, उसको राष्ट्रभाषा के रूप में हम देख सकते हैं। हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो चुकी है, नो डाउट जी। उसे हम भावनात्मक रूप से राष्ट्रभाषा कह सकते हैं जी। लेकिन संवैधानिक रूप से अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा इसको नहीं मिला है। ये एक राजभाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा है, आज बोलचाल की भाषा बन गई है। इसका विस्तार पूरे देश भर में हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। नो डाउट ये हमारे बहुत भावनाओं को व्यक्त करने की बहुत सशक्त भाषा बन चुकी है जी। और इसके प्रति हमारे मातृभाषा की तरह ही एक लगाव है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सबकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। सच्चाई है। मैंने कुल मिला के बोला जाए कि जब बच्चा पैदा लेता है, हाँ, तो पैदा हुआ जब दुनिया में आता है और जो पहला शब्द उसके कान पे बच्चे का जाता है, हाँ, तो जाहिर सी बात है उसकी माता की होती है। हाँ, और वो जो सुनता है, हाँ, जो भाषा जो सुनता है वो उसकी मातृभाषा है, माँ के द्वारा सुना गया। बिल्कुल। यहाँ मातृभाषा को मैंने एनालाइज किया तो हमको लगा कि ये एक समास है, दो शब्दों के मेल से बना है ना, मातृभाषा। तो ये तत्पुरुष समास के तौर पर देखें तो माता की भाषा है ना जी। तो ये तत्पुरुष समास बनता है। तो सिर्फ माता की भाषा नहीं है ना, ये मातृतुल्य भाषा है जी। ये देखें तो ये कर्मधारय समास है, बल्कि ये बहुब्रीहि समास का रूप ले चुका है ना जी। एक अन्यार्थ में प्रयोग होता है ना। मातृभाषा यानी माँ की तरह जो भाषा बच्चे को पोषण करती है, प्रारंभिक ज्ञान देती है ना। जिस तरह माँ बच्चे को प्रारंभिक ज्ञान से अवगत कराती है, ऐसा करो वैसा करो, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, उसी तरह ये भाषा भी बच्चे को उसका जो प्रारंभिक मानवोचित ज्ञान है उसको अवगत कराती है ये भाषा। इसलिए मातृतुल्य भाषा है ये। तो ये एक बहुब्रीहि समास का ये ले चुका है जी। तो मातृभाषा जो है निश्चित तौर पर उसके साथ हमारा मातृवत एक भावनात्मक रिश्ता होता है, एक जुड़ाव, हाँ, अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है। और बच्चा जब शुरू से माँ की गोद से, आसपास के परिवेश से, उसके जीवन के प्रारंभिक क्षणों के परिवेश से है ना, उस परिवेश से जो भाषा सीखता है वो उसके रग रग से परिचित हो जाता है जी। उसके शब्दों का अर्थ इतना बढ़िया वो जानता है, स्वतः आ जाता है। वो किसी शब्दकोश से नहीं सीखता है, वो परिवेश से सीखता है। उसका प्रयोग करते हुए उसका उदाहरण वो खुद जानता है, किस शब्द को क्या कहाँ प्रयोग करना है, किस रूप में प्रयोग करना है, ये वो भली भांति वो स्वतः अर्जित कर लेता है ना। सहजता से उसके अंदर ये समाहित हो जाता है। तो ऐसे में इस भाषा में जितना वो दक्ष होता है उतना दूसरी भाषा सीखी हुई भाषा में नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए इस भाषा को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए तो
वो किसी भी ज्ञान को ज़्यादा सहजता से और ज़्यादा बढ़िया ढंग से आत्मसात कर सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है। जी, सच्चाई है। और यही कारण है कि कई देश आज दुनिया में सबसे आगे हैं। बिल्कुल, है ना? हाँ। चीन, रूस, हाँ। जापान, ये उदाहरण में आप ले सकते हैं। बिल्कुल, कि ग्लोबल जो भाषा थी अंग्रेजी, हाँ, जिसके पूरे राज्य मैंने पूरे दुनिया में जिसका साम्राज्य हुआ करता था, हाँ। लेकिन ये जो चीन, जापान, रूस ये जो हुए, ये अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ा और आज पूरे दुनिया में इसकी तूती बोलती है, सबसे आगे। बिल्कुल, हमारी एक भ्रांति है यहाँ भारत में कि इंग्लिश नहीं जानेंगे तो ज्ञान का कैसे विकास होगा। जी, सच्चाई है। लेकिन इस बात को झुठला दिया चीन ने। जी, चीन ने तो इंग्लिश को तरजीह नहीं दी। हाँ, जापान ने नहीं तरजीह दिया, है ना? लेकिन वो क्यों आगे हैं टेक्नोलॉजी में, विकास में? देखिए आज वो महाशक्ति के रूप में चीन को माना जाता है ना? तो ये नहीं कर सकते हैं, ये हमारी एक भ्रांति है जी। हाँ, लेकिन ये ठीक है, इंग्लिश जैसे भी हो एक इंटरनेशनल भाषा का रूप ले चुकी है ना? वो इंटरनेशनल लेवल वैश्विक स्तर पर उसका विस्तार हो चुका है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए तो मना नहीं है। आज ये आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति 3 तरह के परिवेश में जीता है ना? एक प्राथमिक परिवेश जो उसके आसपास का घर गांव का परिवेश है, उसके ज़िले जवार का परिवेश है, राज्य का परिवेश है। उसके बाद एक राष्ट्रीय परिवेश और एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। तो हमारे आसपास के परिवेश को समझने के लिए हम अपनी भाषा में जितना समझ सकते हैं उतना दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी चीज़ें जो हमारी ज्ञान परंपरा है हमारी भाषा में है। हमारे लोक कथाएँ, हमारे लोकगीत, हमारे जो चिकित्सा विज्ञान के जो तत्व हैं, हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है हमारी भाषा में। बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे लोकोक्तियाँ कहावतें हैं जिससे हमारा इतिहास छुपा हुआ है, जिसमें हमारी जो सामाजिक सभ्यता है, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो छिपे हुए हैं। उसकी जानकारी हमें अपनी भाषा के साहित्य से मिलेगा। तो अपने परिवेश को समझने के लिए, स्थानीय परिवेश को समझने के लिए हमारी अपनी भाषा को जानना ज़रूरी है और उसका ज्ञान बच्चे को देना ज़रूरी है ना? इसके बाद फिर राष्ट्रीय परिवेश को जानने के लिए हम हिंदी हमारी अभी पूरे देश भर की भाषा बन चुकी है, तो एक भाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को जानने के लिए अंग्रेजी हमारे पास उपलब्ध है। तो 3 भाषाओं को कम से कम जानना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी भी नहीं छोड़ना, नकार करना है ना, कभी नकारना नहीं चाहिए। ये सच्चाई है। और माँ भाषा को, माँ और माटी जो बोलते हैं, हाँ, अपनी माँ और माटी को कभी बिसरना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, है ना? माँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ और माटी और मातृभाषा, ये 3 माँ जो है ना जी, उसके साथ एक गहरा रिश्ता बना के रखना चाहिए आदमी को, तभी आदमी को एक दायित्व बोध भी होगा, है ना? जो सामाजिक संस्कार उसमें आएगा, मानवीय संस्कार उसमें आएंगे और मानवीय मूल्यों के साथ वो जीवन जिएगा, है ना? सामाजिक मूल्यों के साथ जिएगा, कभी वो समाज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। जी। तो सामाजिक मूल्यों को सिखाने के लिए, हमारे पारंपरिक मूल्यों को सिखाने के लिए मातृभाषा से बेहतर माध्यम कुछ नहीं हो सकता। और बच्चों को जो हम जब प्रारंभिक ज्ञान देंगे, अक्षर का भी ज्ञान अगर हम अपनी मातृभाषा में देना शुरू करते तो जल्दी सीखता बच्चा। और जो नए ज्ञान की परिधि है, नया ज्ञान का जो संसार है, तो संसार से अवगत कराने के लिए भी मातृभाषाओं को पुल की तरह, सेतु की तरह काम में लाया जा सकता है। जी, वो बेहतरीन तरीका है, ताकि ग्लोबल वे पे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो अपनी हमारी भाषा में अगर उसको प्रस्तुत करेंगे, उनको बताएंगे, बिल्कुल, तो आसानी से उसको आत्मसात करेंगे, ग्रहण करेंगे। हाँ। और जान पाएंगे कि ये देश दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल, बेहतर तरीके। आज क्या होता है कि हमारी शिक्षा पद्धति है अभी तक की, बच्चों को जैसे ही स्कूल हम भेजते हैं
तो वहाँ एक नया परिवेश मिलता है। ठीक है, परिवेश तो खैर बदलेगा ही, घर का परिवेश और स्कूल का परिवेश थोड़ा अंतर हो ही जाता है ना। यूँ उसमें अगर ढल भी जाए बच्चा तो सबसे, और फिर नए ज्ञान का पर एक बोझ होता है उसके सामने, विषय वस्तु को, नए विषय वस्तु को ग्रहण करना, ये एक बोझ होता है। इन दोनों बोझ से बड़ा बोझ हो जाता है नई भाषा को सीखना। 3 तरह का बोझ सामने आ जाता है बच्चों के सामने। 3 तरह की चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। नई भाषा, नया परिवेश, नई विषय वस्तु। हाँ, इन 3 तरह के चुनौतियों को झेल कर जो बच्चा आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ पाता है। तो सारे बच्चों में ये कैपेसिटी नहीं होती है। नतीजा क्या होता है, अधिकांश बच्चे पिछड़ जाते हैं। अगर वहाँ स्कूल में जाते ही उसको वही भाषा पढ़नी पड़ती, उस भाषा के माध्यम से नया विषय सिखाया जाता है। वो भाषा, उस भाषा में बातचीत करते बच्चे, शिक्षक भी उसी भाषा में बात करता, तो घर के परिवेश से ज़्यादा अंतर नहीं लगता वहाँ का परिवेश, है ना। और उसे खुशी होती है ना, और फिर बेझिझक वो अपनी बातों को रख पाता। और उसी भाषा में जब ज्ञान भी की बात भी होती तो उसको जल्दी सहजता से ग्रहण कर सकता, है ना। तो उसको बोझ नहीं लगती शिक्षा, चुनौती नहीं कोई लगती उसे, और स्कूल से वो कतराता नहीं, स्कूल जाने से वो घबराता नहीं, सकुचाता नहीं, स्कूल भी उसे आकर्षित करता, है ना। लेकिन मिला के घर और विद्यालय की जो दूरी है, जो उसको पाटने का काम करता है, करीब जोड़ता है। क्योंकि बच्चा जो है, देखिए 5 साल की उम्र तक बच्चा, 5 साल की उम्र तक सबसे सीखने का, तेज गति से सीखने की उम्र होती है ना। ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी सिद्ध है कि बच्चा 0 से लेकर 5 वर्ष तक सबसे तेज गति से सीखता है। इस दौरान वो अपनी भाषा में पारंगत हो चुका होता है। और स्कूल जब जाता है वो, तो जिस भाषा में वो पारंगत, प्रवीण, दक्ष है, धारा प्रवाह बोल सकता है, उस भाषा को वहाँ 0 बता दिया जाता है, पीछे छूट जाता है, बिल्कुल छूट जाता है। वो फिर 0 से शुरू करना पड़ता है। नई भाषा, है ना, यानी 0 या थोड़ा बहुत अगर हिंदी जान भी जाता है, आजकल मीडिया जो बहुत है, माध्यम टीवी वगैरह के जरिए, है ना, तो लेकिन उसमें दक्ष नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके सारे शब्दों के मर्म को नहीं समझ पाता है। और जो भी जिस माध्यम से भी वो सीखता है हिंदी वगैरह, तो वो व्याकरण सम्मत छनी हुई धारावाहिक में तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है ना, सिनेमा में स्क्रिप्ट होता है, वो तो बहुत ही ढंग से, सलीके से लिखा हुआ होता है। लेकिन स्कूल में सारी भाषा तो उसी तरह की नहीं होती है, तो फिर वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इसलिए बच्चे को अगर उसी भाषा में वहाँ भी शुरू में ज्ञान दिया जाता है, कम से कम 5वीं कक्षा तक, है ना, तो इसके बाद आगे जाके वो किसी भी भाषा में बहुत अच्छा कर सकता था और विषय वस्तु को बेहतर ढंग से सीख सकता, और उसकी मेधा का ज़्यादा विकास होता। तो कुल मिलाकर के हम मैंने अपने को पाते हैं कि भाई अगर अपनी मातृभाषा में, माय भाषा में, मायपूर्वा भाषा में अगर हम तरजीह दें उसको घर से लेकर के विद्यालय तक, विद्यालय से दफ्तर तक, इन सारे जगहों पे अगर मातृभाषा को पूरी तरह से हम सबके लिए अनिवार्य अगर कर दें, तो हमारी जो वस्तु स्थिति वर्तमान में है वो कहीं और बेहतर होती। हमारे देश में ही देखिए ना, जिन राज्यों में मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है, बंगाल है, चाहे साउथ इंडिया, तो उधर देखेंगे कि आप उधर प्रतिभा का ज़्यादा विकास है। सही बात। नोबेल प्राइज़ सबसे पहले कहाँ से मिला? बंगाल में। बड़े बड़े साइंटिस्ट बंगाल में। हाँ, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से लेकर, है ना, बंगाल में, है ना। तो इस तरह मिला उनको भी नोबेल प्राइज़। बचा कुचा आपका साउथ से साइंटिस्ट वहाँ से पैदा हुए। तो कुल मिलाकर के जो आपका कहने का मतलब है कि जो हम लोग चर्चा किए, तो हम लोग ग्लोबल वे में किए थे कि पूरा दुनिया में जो चीन जापान के हम लोग उदाहरण दिए थे, तो हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो मातृभाषा को तरजीह दिए हैं, और आज पूरे देश में अव्वल है। हर क्षेत्र में वो आगे है, चाहे खेल हो, बिल्कुल, पढ़ाई हो, है ना, सभी क्षेत्रों में सबसे आगे है। दुनिया में लोहा मनवा चुके हैं। बिल्कुल, है ना। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है।
तो आपने शुरू में जो सवाल किया था कि झारखंड में जी हम विषय को थोड़ा इधर वाला विषय को जी, हम अब थोड़ा उस पर परिचर्चा कर लें, है ना। जी तो झारखंड आज 21 वर्ष होने जा रहा जी। है, 21 वर्ष में कदम है इसका, है ना। अभी 21वां वर्ष चल रहा है झारखंड निर्माण जी। की। 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं जी। यानी जो बच्चा पैदा लिया था झारखंड निर्माण वर्ष में, आज 20 साल का नौजवान हो चुका है ना। यानी कुल मिला के आपका कहने का जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो संकेत है कि 20 साल हो गया, 20 साल होने के बाद कोई भी बच्चा है कि नौजवान हो जाता है और उसकी शादी ब्याह का भी तैयारी होने लगती है ना, वो नौजवान हो चुका होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक ठोस कदम उठाने की जरूरत होती है। तो झारखंड आज 20 वर्षों का हो गया तो समझिए नौजवान हो गया, है ना। लेकिन भाषा संस्कृति के संरक्षण के नज़रिए से देखें, उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत निराशाजनक स्थिति है जी, है ना। 20 वर्ष पहले झारखंड का जो निर्माण हुआ था, इसके पीछे जो लंबा संघर्ष था जी, लंबा आंदोलन, उस आंदोलन से आप भी जुड़े थे, मैं भी जुड़ा था। जी, कितनी सभाएं की थी हमने, कितनी पद यात्राएं की, गोष्ठियाँ की, जेल भी गए आप, है ना। जेल जाने की नौबत तो मुझे नहीं आई थी, लेकिन मैंने भी काफ़ी कष्ट किए, काफ़ी पद यात्राएँ की थी, है ना। पैदल चले थे 50-60 किलोमीटर, है ना। पाँव में छाले पड़े थे, है ना। वॉल राइटिंग किया था, कई बार गिरते गिरते बचा था तो इस तरह की स्थितियाँ भी बनी थी, है ना। लेकिन उस समय क्या था कि झारखंड बनेगा तो हमारी भाषा हमारी संस्कृति को संरक्षण मिलेगा, है ना। उसी आधार पर ही झारखंड का एक बड़ा आधार था जी, भौगोलिक आधार था, आर्थिक आधार था, लेकिन सबसे बड़ा आधार था भाषा और संस्कृति। इस बात को सारे लोग जानते हैं। जब झारखंड निर्माण के लिए जो मसौदा तैयार हो रहा था, उसमें ये प्रमुखता से जिक्र किया गया था, इसका केंद्र बिंदु में था, है ना। लेकिन क्या ईमानदारी से देखा जाए तो झारखंड सरकार 20 वर्षों में प्रमुख मुद्दा जो था झारखंड आंदोलन का, उस मुद्दे पर ठोस कदम उठा पाई है। मुद्दा है कौन है? आज तक झारखंडी भाषाओं के विकास के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जी। प्रावधान 10वीं कक्षा से 2005 में शुरू किया गया। इससे पहले इंटर से लेकर पीजी स्तर तक तो पढ़ाई हो रही थी, वो बिहार के अविभाजित बिहार में ही चल रहा है ना। उसके बाद नीचे स्तर से पढ़ाई शुरू हुई 2005 से जी। लेकिन शिक्षकों की बहाली कब हुई? 2016 में पहली बार, यानी 11 साल के बाद, ठीक है। उसमें भी पूरी नहीं हो पाई। कारण वजह क्या है? क्योंकि हमने कॉलेजों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की थी, तो ग्रेजुएशन बहुत कम कर पाए। बीएड में प्रावधान नहीं किया और फिर मांग दिया आपने बीएड चाहिए, संबंधित विषय में ग्रेजुएट चाहिए हाई स्कूल में शिक्षक के लिए, तो कैंडिडेट नहीं मिल पाए, सीटें खाली रह गई। भाषाओं का जो ठोस विकास होना चाहिए, तो बोलियां थी जी, अभी भी बोलियों से भाषा की ओर अग्रसर होने के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। उत्साही लोग अपनी मातृभाषा के प्रति जो उन्मादी लोग हैं, जुनूनी लोग हैं, वैसे लोग अपने स्तर से कर रहे हैं काम। सरकार का तो बहुत ज़्यादा संरक्षण नहीं है इन मामलों में। नहीं, प्रयास की जहाँ तक आप बात करें तो मुझे याद है कि एक चर्चा चली थी और आपने जिक्र किया था कि आपने अपने स्तर पे कुछ पुस्तकें तैयार की थी जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपने स्तर से नहीं कहेंगे उसको, उसमें हम लोगों ने योगदान किया था। अच्छा जी। कि यूनिसेफ के द्वारा एक प्रयास किया गया था कि झारखंड की भाषाओं को नीचे लेवल से पढ़ाई शुरू करवानी चाहिए। लेकिन वो तो अधूरा रह गया था। अधूरा रहा। अपने प्रयास से आप लोगों ने फिर उसको प्रकाशित करा। प्रयास में काफ़ी मेहनत की थी हम लोगों ने। दिन भर कई एक सप्ताह तक, कई बार कई दौर, इस तरह हम लोगों ने मेहनत की। एक चीज़ों को छोटी छोटी कहानियाँ बनाई, छोटी छोटी कविताएँ बनाई, गीत बनाए, साहित्य लिखा, छोटी छोटी कहानियों को के लिए अलग किताब लिखी, साहित्य के लिए बहुत रोचक साहित्य, बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए
साहित्य लिखा और उसका किताब रोक दिया। किस तरह, बहुत बढ़िया किताब है ना। माने क्लास में कक्षा में चलाया जाए तो जनवरी में अगर जो पढ़ाना है तो जनवरी का परिवेश कैसा रहता है। अच्छा। उस समय जाड़ा का मौसम रहता है, बसंत आने वाला होता है, फरवरी का मौसम कैसा रहता है, मार्च का मौसम के अनुकूल वहाँ पर कविताएं डाली, है ना। मतलब जो पाठ्यक्रम तैयार हो, बिल्कुल, है ना, मौसम के अनुकूल, ताकि बच्चा जो है रिलेट कर पाए परिवेश से और पाठ से, है ना, तो रोचक लगेगा। हाँ, ये पलाश का फूल, तो देखेगा यहाँ भी पलाश है, हमारे परिवेश में पलाश है। तो इस तरह बच्चे में एक कौतूहल और एक उत्साह बनता है ना। तो उस मनोवैज्ञानिक आधार पर हम लोगों ने किताब तैयार की थी। बरसात के दिन में तो नाव छोड़ने वाली, है ना, बूंदें कैसे पड़ती है, घो घो रानी खेलते हैं, है ना, वो सब खेलने वाले, ये सब कविताएं डाली गई थी। बहुत सुंदर किताब, माहौल क्रिएट एकदम पूरी तरह। उसको नहीं लगता कि हम, जैसे अभी पढ़ाई जाती है तो NCERT द्वारा किताब कहाँ तैयार की गई, झारखंड के बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ का परिवेश है कि नहीं उसमें, उसे कोई मतलब नहीं, अब थोड़ा थोड़ा उसमें डाला जा रहा है ना। तो इस तरह परिवेश के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं पाठ जी। तो हम लोगों ने पाठ और परिवेश को जोड़ने का काम किया था उस पाठ्यक्रम में। इस तरह गणित बनाया था, मैथमेटिक्स की भी किताब बनाई थी, है ना। उसमें यहाँ की चीज़ों के साथ मैथमेटिक्स पढ़ाने का, है ना। यहाँ की जो हमारे परिवेश में, बच्चों के परिवेश में, बच्चों की दुनिया जो होती है, उसके ज्ञान की दुनिया होती है, उस ज्ञान की दुनिया में जो चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को माध्यम बनाया गणित सिखाने के लिए। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना। और उसमें भी कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कोई पारंपरिक गीत है उसमें कहीं गणित है तो उसको समाहित कर दिया। इस तरह रोचक ढंग से बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार के पास ये प्रस्ताव गया, लेकिन इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। तो संरक्षण की जहाँ तक बात है, सरकार का दायित्व है कि अपने स्थानीय भाषाओं को, यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करें जी। तो यहाँ की भाषाओं को संरक्षित, संवर्धित करने के लिए, ठोस विकास के लिए भाषा अकादमी का गठन जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो लंबे समय से मांग। इस बात को आप भी समझते होंगे, आप हमेशा लिखते रहे हैं यहाँ की भाषाओं के संबंध में, है ना। तो आज तक जो है भाषा अकादमी का गठन नहीं किया गया। बहुत बिहार के समय जनजातीय भाषा अकादमी बना था, लेकिन आज वो मृत सा हो गया। हाँ, उसके तहत कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी स्तर पर देखिए कोई किताबें नहीं छापी गई जी। झारखंड बनने के बाद एक बार मांगा भी गया था पांडुलिपियों को जी। झारखंड के सभी साहित्यकारों से अच्छी अच्छी पांडुलिपियाँ, अच्छी अच्छी कृतियाँ जो हैं, मूल्यवान कृतियों को, तो उसको मांगा गया था। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के डॉक्टर हरि उरांव को कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। उन्हीं के कोऑर्डिनेशन में कलेक्शन किया गया, उसको प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन आज तक वो कहाँ है, क्या उसका पता नहीं है। मैंने इसमें समुदाय स्तर से, व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सरकारी स्तर से भी काम होनी चाहिए बड़े पैमाने पर, तभी हम अपने जो भाषा है, साहित्य है, संस्कृति है, उसको हम अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अन्यथा हमारा जो देखिए साहित्य, मान लीजिए व्यक्तिगत उत्साह से साहित्यकार लिखता भी है साहित्य, यहाँ की भाषा प्रेम से वो वशीभूत होकर, अभिभूत होकर, प्रेरित होकर, है ना, तो लिखता भी है, लेकिन जनता तक पहुँचाने के लिए उसके पास साधन नहीं है। कोई प्रकाशक हमारी भाषाओं की किताबों को क्यों छापे जी, क्योंकि उससे उसको तो व्यावसायिक लाभ नहीं है। सही। अभी जो भी व्यावसायिक लाभ वाली किताबें छाप रहे हैं लोग, जैसे कंपटीशन गाइड वगैरह, उसमें व्यावसायिक लाभ है इसलिए छापा जा रहा है। लेकिन साहित्य की किताब जहाँ तक है, उपन्यास हो, नाटक हो, कविता की किताब हो जी, कहानियों की किताब हो, निबंध वगैरह, जीवनी वगैरह की किताब हो, तो इसको पढ़कर खरीदने वाले तो हैं नहीं। तो लेखक बेचारा, गरीब लेखक, हमारे झारखंड के लेखक आर्थिक रूप से इतने तो सबल है नहीं कि वो अपनी किताब लिखे भी और अपने पैसे से खर्च भी करें और बांट भी दें, ऐसा तो कर नहीं सकते। नहीं, अगर ठीक है वो लिख रहे हैं
लिखने के बाद उसको शब्द प्रकाशित करने की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगर हमने किसी तरह घर का कुछ भी सामान गिरवी रख दिया है ना, अपना जो दिनचर्या है उसी में से अगर कटौती करते हुए अगर हम प्रकाशित कर भी देते हैं तो हमारी जब सबसे बड़ी जो समस्या है कि फिर उसके रिटर्निंग हमारे कहाँ रिटर्निंग आता उसके ही लिए नहीं। बाजार हमारे पास नहीं है। ऐसा होता ही है। एक आध किताब छापता भी है उत्साह से, कभी हमारी किताब जी पढ़ेंगे लोग तो मैं लेखक कहलाऊंगा, चाहे मेरे विचार जो है समाज में जाएगा, है ना, उससे अवगत हो पाएंगे, अवगत होंगे लोग, है ना। तो इस प्रेरणा से वो किसी तरह अपनी जो बुनियादी ज़रूरतों को कटौती करके ऋण पर कर्जा करके छाप भी लेता है, लेकिन पहले किताब का जो अनुभव होता है उसका बहुत कड़वा होता है, फिर दोबारा वो हिम्मत नहीं करता है, या घर के लोग भी उसको करने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं। तो इस तरह दिक्कतें हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना, बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं सराहना करूँगा, है ना, पिछली सरकार मधु कोड़ा जी की सरकार के समय बंधु तिर्की जी थे उस समय शिक्षा मंत्री, 2007 में शिक्षा मंत्री थे, है ना। उस समय उन्होंने एक आयोजन किया था जैक के सभागार में, झारखंड अधिविद्य। मातृभाषा माय भाषा के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से बातचीत की। अब हम जो पहलू जानना चाहते हैं जो छूट गई है, तो क्या झारखंड बनने के बाद कई सरकारें आई, चली गई, तो आपको क्या जेहन में वो पल याद है, वो क्षण याद है, वो दिन याद है कि मातृभाषा के लिए जिन्होंने काम करने का प्रयास किया, पहल की, वैसा कोई सकारात्मक कदम बढ़ाया हो? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। झारखंड बनने के बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, है ना। इन भाषाओं को मजबूत करने के लिए, महत्व देने के लिए प्रयास हुए हैं। मधु कोड़ा की सरकार के समय जब शिक्षा मंत्री थे आदरणीय बंधु तिर्की जी, मैं उनका नाम बहुत सम्मान से लेना चाहूँगा। उन्होंने हमारी भाषाओं को बहुत महत्व दिया। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारी भाषाओं को, झारखंड की मातृभाषाओं को एक अनिवार्य पत्र के रूप में रखवाया। ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम था। इससे क्या है कि हमारी भाषाओं को सम्मान मिला, इन भाषाओं में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी, ललक बढ़ी, है ना, और लिखने वालों को भी लगा कि मेरे लिखने का कुछ मोल है, महत्व है, और इससे शिक्षकों को भी महत्व मिलने लगा। साथ ही 2005 में जब जेपीएससी का सिलेबस तय हुआ झारखंड का, तो उसमें भी झारखंड की भाषाओं को एक वैकल्पिक पत्र के तौर पर रखा गया, विषय के तौर पर। तो उस समय 400 अंकों का था। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ, हमारी भाषाओं के विकास का एक रास्ता खुला। इसमें अध्ययन अध्यापन का दौर बढ़ा और अपनी भाषा का विषय रखकर बहुत से लोग पदाधिकारी बने। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाद में इस सिलेबस में ऐसा परिवर्तन किया गया कि हमारी भाषाओं को अगर धोती थी तो उसको रुमाल बना दिया, है ना। यानी 400 नंबर से सीधे पहले तो 100 नंबर, और 100 नंबर हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार के समय हुआ था। बड़ा दुर्भाग्य है, जिनके पिताजी ने इतना आंदोलन किया झारखंड के लिए, उन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था, है ना। तो बाद में फिर रघुवर दास जी की सरकार में बहुत ही आंदोलन के बाद, बहुत ही निवेदन के बाद 150 नंबर कर दिया, तो 400 से सीधे 150 हो गया। तो ये तो कटौती हो गई, है ना। फिर भी जो भी हो, ये है एक आधार है, लेकिन इतना सही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 400 नंबर था, वैसे ही रखना चाहिए था। बाकी विषय 200 नंबर के हैं अभी भी, यहाँ नया सिलेबस है, उसमें 200 नंबर बाकी विषयों के हैं, यथावत है। लेकिन हमारी भाषाओं को 150 नंबर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है। बिल्कुल साजिश है, ये साजिश है। इस पर वर्तमान सरकार जो झारखंड आंदोलन
की सरकार है, झारखंड आंदोलन करने वाली पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, उनको इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर हमारी भाषाओं को फिर से पुरानी स्थिति में लाना चाहिए वहाँ सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। जी। दूसरी बात है, आपने एक सवाल किया था कि प्रयास क्या क्या हुए, है ना। तो मैंने आदरणीय बंधु तिर्की जी का नाम लिया था। उन्होंने, उनके मन में बहुत अच्छी मंशा थी, हमारी भाषा को लेकर बहुत अच्छी सोच जैसा सामने आया था, हमने देखा था। उन्हें 2007 में, शायद 2007 ही था, हाँ, अभिव्यक्ति नाम का एक सेमिनार किया गया था। बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था झारखंड अधिविद्य परिषद के सभागार में। उसके समन्वयक थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, पद्मश्री, है ना। उन्हीं के कोऑर्डिनेशन में ये आयोजन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था। और उसमें सीएम साहब कोड़ा जी पहुँचे थे और आदरणीय बंधु जी तो थे ही, है ना। तो उन्होंने कहा था कि मैं इन भाषाओं के विकास के लिए हर संभव कदम उठाने जा रहा हूँ और प्रत्येक साल एक बड़ा आयोजन करूँगा, सभी भाषाओं के साहित्यकारों को बुलाऊँगा, सम्मानित करूँगा और साहित्य को प्रकाशित करूँगा। और अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने कहा था कि हर साल एक ही जगह नहीं होगा, इस बार रांची में हुआ तो अगली बार दुमका में होगा, कभी हजारीबाग में होगा, इस तरह अलग अलग जगह पर आयोजन किया जाएगा। और क्या क्या हो सकता है इन भाषाओं के विकास के लिए, भाषा कर्मियों से, भाषा के विद्वानों से मदद ली जाएगी, उनकी राय ली जाएगी, एक योजना बनाई जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि दूसरे ही दिन मधु कोड़ा जी की सरकार गिर गई और सारी योजना धरी की धरी रह गई। और पता नहीं वो भावना भी अब कहीं जीवित है कि नहीं। अब मधु तिर्की जी अब तो सरकार की पार्टी में है ना। अब मेरे ख्याल से फिर से उनको भावना, उस तरह की भावना को जगाने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं और वर्तमान सरकार जो है वो इसकी महत्ता को और इसकी ज़रूरत को समझेगी, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था उस समय, भाषा संस्कृति की संरक्षण की बात की थी और आंदोलन को भावनात्मक ऊर्जा देने में हमारी भाषा सांस्कृतिक संस्थाएं और भाषा सांस्कृतिक कर्मी ने काफ़ी भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाँ। तो कुल मिलाकर के जो बातें आई कि सरकारी स्तर पे जो प्रयास हुए, चाहे बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री रहे हों या गीता श्री उरांव शिक्षा मंत्री रहे हों, ये दो शिक्षा मंत्री ऐसे हुए झारखंड के जिन्होंने अपनी मातृभाषा को लेकर के काफ़ी मैंने सकारात्मक पहल किया है। हाँ, सोच थी उनके पास, सोच थी और पहली जामा पहनाने का इन्होंने प्रयास किया था, है ना। लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी आई जिसके कारण क्या है कि उनकी जो प्लानिंग थी, जो योजनाएं थी, वो साकार रूप नहीं ले पाया। तो वर्तमान में चूंकि बंधु तिर्की जी वर्तमान सरकार में के भी अंग हैं, तो हम चाहेंगे दिनेश जी जैसे बताए कि अभी हम वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो आंदोलन की सरकार है और आंदोलनकारी परिवार के घर से जन्म लेने वाले, सिखों से जन्म लेने वाले घर से वो आंदोलनकारी पुत्र हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो उनको इस बात को संज्ञान में लेनी चाहिए ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो धरोहर है, वो अक्षुण्ण बना रहे और वर्षों तक हम इसको हाँ, हमारी पहचान के साथ हम जी सकते, संग्रहित कर सकते, हाँ, आने वाली पीढ़ी से फिर हम प्रेरणा ले सकें। तो आज की जो परिचर्चा थी, जो हमारी मातृभाषा पे थी, मातृभाषा साहित्य पे, संस्कृति पे काफ़ी लंबी बातचीत हुई और बातचीत के क्रम में हमने श्री दिनेश कुमार दिनीमणि जी से काफ़ी गूढ़ बातों को इन्होंने आपके सामने रखा। हम चाहेंगे कि आप इस परिचर्चा में जो बातें उभर करके आई हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया से या कुछ आपका प्रश्न हो तो आप खोटा प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्रश्न आप सीधे आप कर सकते हैं। जो भी मंतव्य हो, इस अभियान को, भाषा साहित्य संस्कृति के जो अभियान है जी, उसका भी आप एक हिस्सा बन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देकर, अपने विचार, अपनी भावनाएं व्यक्त करके। तो
तो अगले एपिसोड में हम फिर एक नए विषय के साथ में आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप सब हमको जोहार। जोहार।